मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर एक प्रावधान आया सेक्शन 108, उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा हमने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं, उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है, व्यवस्था दे दिए या बंटवा ना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते जाओ। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा कान खुला हुआ है तो ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, मैं अभी ये फैन की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं, उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है।
किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। आप साफ साफ सुन लीजिए, अगर इसके पास तर्क नहीं है तो इस तरह यहाँ डिस्टर्ब करके बहस का स्तर को गिराने से कोई फायदा नहीं है सर, ये कोई तरीका नहीं है सर। सर वक्फ बोर्ड का क्रिएट करना एक जो वाकिफ होता है, जो अपना विलिंगली वक्फ क्रिएट करता है। मैंने व्यवस्था दे दी है, आप जब समय हो तो बोले नो प्लीज बैठिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका, बैठिए आप। नो बैठिए माननीय मंत्री जी। सूची है 2013 की प्रॉपर्टी निकाल बताना अध्यक्ष महोदय, सबको बोलने का मौका मिलने वाले हैं, तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं सर। आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है सर। आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं सर। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते, ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या
ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए, बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज भी ठीक नहीं हो, आवाज भी ठीक से नहीं जाएगा। आप क्या चीज को जवाब देंगे सर? इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल, टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। सर 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय का यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं
मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्त एक सर हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य तो देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लेने जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ
प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अपने वामसी पोर्टल में, हमारे मंत्रालय के वामसी पोर्टल में हमने रिकॉर्ड देखा है। सचर कमेटी जो आपने बनाया है 2006 में, उन्होंने भी ये बारे में काफी डिटेल में जिक्र किया हुआ है। सर 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था और उसका इनकम कितना था? मैं बता दूं आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकता है। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए था नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। इसलिए सर आप लोग भी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी वक्त के बारे में जानना था, हमारा वामसी पोर्टल को क्लिक करके आप लोग देखिए। सर आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके टोटल वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है 8.72 लाख। हमारा देश में वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है। और आप कल्पना कीजिए 8.72 लाख प्रॉपर्टी वक्फ का है, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है, देश का तकदीर बदल जाएगा। इतना प्रॉपर्टी हमारे पास, अब समझिए चीज को। सर मैंने अभी कई राज्यों का दौरा किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं एक एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गए। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहां वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उस समय क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक था कुछ भी नहीं था।
और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे पता है। और उसके वजह से वह काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं। इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए, 1 साल के अंदर में इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट क्या होता है मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। सर वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें जेपीसी का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया हमने या इस बिल में लाया। इसलिए बोलना कि जेपीसी का आपका कमेटी का बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी का बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं। उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है, अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, एनक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद एम्पावरमेंट, कैसा एम्पावरमेंट होने वाला है, मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स हैं जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहां में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूं, और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए, आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को, इसलिए आप लोग संदेह में मत रहिए। एफिशिएंसी को हमने बढ़ाने का काम किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा, कोई छुप के अंधेरे रातों में वक्त क्रिएट नहीं कर सकता है, इसका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, ट्रैकिंग होगा, निगरानी रखा जाएगा, कंप्लायंस का प्रावधान है, और जो मैनुअल हाथों से जो गलत होगा उसका भी करेक्शन करने का प्रावधान है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है उसका भी समाधान हमने पूरा बिल में तरीका बना के रखा हुआ है, और आखिर में इसका ऑडिट प्रॉपर होना चाहिए, तो ऑडिट का भी प्रावधान हम लोग राज्य सरकार को ऊपर में छोड़ा है, क्योंकि आखिर तो सारा प्रॉपर्टी का अथॉरिटी राज्य सरकार का है, बोर्ड का अपॉइंटमेंट भी राज्य सरकार को करना है, केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, सारा राज्य सरकार को ही करना है। इसलिए राज्य सरकारों को हम फुल अथॉरिटी देने के साथ साथ हमारा जो मंत्रालय है वो ऑनलाइन हमेशा जुड़ा रहेंगे कि जो वक्त प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है उसका स्टेटस है वामसी पोर्टल से मिला करके हम लगातार टच में रहेंगे।
इसलिए कोई इसमें ये नहीं सोचना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्स्ट्रा पावर हड़पने जा रहा है क्या।